Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear friends. Today is your fifth lecture of organizational behavior. और हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे उसी की कंटिन्यूटी है। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो हमने लास्ट टाइम जो चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने कुछ मैनेजरियल स्किल्स वगैरह डिस्कस करे थे, उसके बाद उसमें कुछ एक आध थ्योरी भी हमने देखी थी, तो उसकी कंटिन्यूटी में हम देखते हैं। टुडे वी गोइंग टू डिस्कस द मैनेजमेंट स्किल्स। इसमें कुछ मैनेजमेंट स्किल्स हमारे पास आज मौजूद हैं, और इन विच द रॉबर्ट कैट्स, जिन्होंने एक स्किल्स जो थे ह्यूमन के, जो एम्प्लॉय के या मैनेजमेंट के जो होने चाहिए, he defined them. Robert Catt had identified three essential management skills that are technical skills, human skills, and the conceptual skills. Basically, अगर हम बात करते हैं कि skills के हवाले से, तो every human being have some skills. तो अब उन स्किल्स को किस तरह से आप पॉलिश करके ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट के लिए और उसकी ग्रोथ के लिए हम उससे फ़ायदा ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। सो वी गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट स्किल, दैट इज द टेक्निकल स्किल. बेसिकली technical skills like the knowledge in a given activity or subject. I just have the knowledge of anything, like any machine, any equipment. Like मैं अगर ये कहूँ कि I am a very good driver and I almost drive every car, तो that's my technical skill. या I am very good in technology, तो मैं जिसमें मोबाइल फोन्स को बहुत अच्छे से यूज कर लेता हूँ, या मैं जो है जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के से वाबस्ता अगर हूँ, तो मैं किस तरह से हर किस्म की जो मशीन्स हैं उनको मैं अच्छे से ऑपरेट कर लेता हूँ. दैट्स माय टेक्निकल स्किल्स. तो मतलब मैं किसी भी किस्म की जिसे कह सकता हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक नॉलेज है, एक फील्ड की मुझे स्पेसिफिक नॉलेज है और मुझे उसकी एक डीप नॉलेज है. सो दैट्स लाइक द टेक्निकल नॉलेज. इसको हम टेक्निकल नॉलेज या टेक्निकल स्किल्स हम इसको कह सकते हैं. जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज ह्यूमन स्किल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये तकरीबन हर किसी में ही मौजूद होती हैं. इट्स लाइक द एबल टू वर्क विद पीपल, कि मैं किस तरह से लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और मैं किस तरह से एक जैसे कह सकते हैं कि एक जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं या मेरे बॉसेस हैं या मेरी मैनेजमेंट है, उनके साथ मुझे मिलके किस तरह से कोऑर्डिनेशन में उनके करनी है, उनके साथ काम करना है. तो दीज आर माय ह्यूमन स्किल्स. The next is conceptual skills. It's a very unique thing. ये अगर हम बात करते हैं conceptual skills के हवाले से, it's like the ability to work with new ideas. कि मैं innovation की तरफ जा रहा हूँ, मैं कुछ conceptual based थिंग्स की तरफ जा रहा हूँ, मैं डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ, मेरे जहन में नए नए आइडियाज़ जनरेट होते रहते हैं, मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. The thing is that these all three skills, in which technical, human and conceptual, you can see कि मैं किस तरह से इन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए अपनी सबसे पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी सोसाइटी के लिए एक पॉजिटिव वे में काम कर सकता हूँ इन स्किल्स को यूटिलाइज करते हुए. और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मैं किस तरह से एक फ़ायदा दे रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में हेल्प कर रहा हूँ, उसको डेवलप कर रहा हूँ, उसके अंदर अपने अंदर ये स्किल्स डेवलप कर रहा हूँ, और मैं अब मेरे साथ जो काम करने वाले लोग हैं, with the help of human skills, मैं उनके अंदर भी ये चीजें पैदा करने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर हम बात करते हैं कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के हवाले से, अगर हम बात करें कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की, अगर हम बात करते हैं, तो हम ये चीज देखते हैं कि किस तरह से एक इनोवेटिव आइडियाज जनरेट हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं. लाइक कि मैं कोई मैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे मौजूद हैं, और मैं कोई एक ऐसा एक यूएसपी या यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन एक लेकर आ जाऊँ कि जिससे मैं एक मार्केट में मेरी एक अलग ही एक आइडेंटिटी बन जाए, कि मेरा एक बहुत ज़्यादा एक मैं सक्सेसफुल हो जाऊँ. बेसिकली ये हम करते रहते हैं, वक्त के साथ साथ ये काम हम सारे करते रहते हैं.
After that, we have some types of managers which are exist in the organization. The managers exist in the every department, but we can say कि इसको हम एक levels of management भी कह सकते हैं. There are three levels of management in which the strategic level, tactical level, and the operational level. Basically, strategic level management की या strategic managers की अगर बात की जाए तो these are the higher level management, strategic level, who make the strategies, plans, set the vision for the organization. जो एक top level मेरी management जो होती है जिसमें मेरे CEOs या board of directors या मैनेजिंग डायरेक्टर्स, ये लोग जो मेरे आ रहे होते हैं, ये तमाम लोग मेरे स्ट्रेटेजिक मैनेजर्स का पार्ट होते हैं और इनका काम ही ये होता है कि स्ट्रेटेजीज बनाए. अगर हम बात करते हैं स्किल्स के हवाले से तो स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजर्स के अंदर ये तीनों स्किल्स होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है. आफ्टर दैट फिर हमारे पास जो आ रहा होता है, हमारे पास जो है टैक्टिकल मैनेजर्स आ रहे होते हैं. अब टैक्टिकल मैनेजर्स बेसिकली कौन होते हैं कि ये मिडिल लेवल मैनेजर्स हमारी होती है जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के मैनेजर्स आ रहे हैं, HODs आ रहे हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स वगैरह जो हो गए. मीन टू से दैट अगर आसान अल्फाज में बात की जाए कि स्ट्रेटेजिक लेवल मैनेजमेंट जो डिसीजंस ले रही है, जो पॉलिसी सेट कर रही है, जो स्ट्रेटजीज बना रही है, these tactical managers are responsible to implement these plans and strategies throughout the organization. ठीक है. ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि ये इन तमाम जो प्लान्स बनाए गए, जो स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं, जो सेट की गई हैं पॉलिसीज, उनको इम्प्लीमेंट करवाएं. इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड एज फार एज द ऑपरेशनल मैनेजर्स आर कंसर्न, ये वो लोग होते हैं कि जो कि ग्राउंड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं. ये वो लोग होते हैं जो कि एक ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, फील्ड में जो काम कर रहे होते हैं. इसके अंदर हम अगर बात करें, हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट भी हमारी आ जाती है, हमारे असिस्टेंट मैनेजर्स इसके अंदर आ गए, फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो कि उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं विद द इंस्ट्रक्शंस ऑफ टेक्निकल मैनेजर्स. ठीक है. तो अगर हम इसको रिलेट करवाते हैं अपने स्किल्स के साथ, जो कि तीन स्किल्स हमने डिस्कस किए, टेक्निकल, ह्यूमन, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, तो यू कैन सी कि ह्यूमन स्किल्स यहाँ पे टैक्टिकल मैनेजर्स जो आ रहे हैं, इनका ह्यूमन स्किल्स मींस के ये जो नीचे वालों के साथ मिलके काम कर रहे हैं, इनको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, इनको कंट्रोल कर रहे हैं. अच्छा, अगर हम कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की बात करते हैं तो इस जगह पे कॉन्सेप्चुअल स्किल्स की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है. नए इनोवेटिव आइडियाज, एक नई कुछ जैसे कह सकते हैं कि एक चीजें जहन में लेकर आके उनके ऊपर वर्कआउट करना और उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को आगे की तरफ लेके जाना, सक्सेस की तरफ लेके जाना. तो बेसिकली ये कुछ हमारे स्किल्स, और उसके बाद हमने उसके बाद बात करी कि इसके बाद ये हमारे कुछ मैनेजर्स होते हैं कि जो कि इन प्लान्स को या स्ट्रेटजीज को बना रहे हैं, इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो बेसिकली ये हमारे पास कुछ चीजें होती हैं. उसके बाद हम अगर बात करते हैं, वी हैव अपने मार्केटिंग मिक्स के मुतालिक या कुछ पढ़ा होगा, तो अब यहाँ पे भी हमारे पास वी हैव सम पीस, द 4P साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट. क्योंकि देखें, ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज सीक्स फॉर इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, क्योंकि जिस तरह से वो ग्रो करते जाएंगे, जिस तरह से टाइम लगाते जाएंगे, तो उसके बाद वो उसी तरह से वो ग्रो करेंगे, ये सक्सेस की तरफ जाएंगे. बिकॉज every organization have a vision to be a number one in the market or the market leader. So if they want to be a market leader, तो उसके लिए उनको एक continuous improvement या एक जैसे कह सकते हैं कि एक बेहतरी की तरफ जाने के लिए मुसलसल efforts की requirement होती है. So you can see we have the 4P cycle of continuous improvement, in which we have number 1P is people, the product, the processes, and the productivity. You can see these all are connected with the arrows.
एक कंटिन्यूअस साइकिल है, एक बेटरमेंट की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ ये मुसलसल जा रहे हैं। द फर्स्ट थिंग इज, अगर हम बात करते हैं दैट इज पीपल, वेरी इंपॉर्टेंट। पीपल की अगर हम बात करते हैं ना, कि मतलब एक बहुत ही ज्यादा जो है एक लोगों की अगर हम बात करते हैं, हम बात करते हुए आए स्किल्स के हवाले से भी, या हम अगर बात करते हैं मैनेजर्स के हवाले से, तो दीज ऑल आर द पीपल in which you can see the skilled, motivated people who can handle change, less stress. अच्छा, now the thing is कि अब मोटिवेट या मोटिवेशन क्या चीज होती है, कि या आई कैन से कि हाउ कैन आई मोटिवेट माय पीपल और माय सबऑर्डिनेट्स और माय एम्प्लॉइज। देयर आर डिफरेंट वेज कि जिसके थ्रू मैं मतलब अपने एम्प्लॉइज को या अपने लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ, लाइक a relationship between a father and a son. If the father motivate his child, his or her child, so he or she perform better. मैं अगर उसको सिर्फ और सिर्फ एक डांटता रहूंगा या उल्टा सीधा बोलता रहूंगा, तो वो कभी भी एक पॉजिटिव वे में परफॉर्म नहीं कर सकेगा। सेम लाइक इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि मैं अगर अपने एम्प्लॉइज के ऊपर बेजा सख्ती करूंगा, उनको कोई एक स्पेस प्रोवाइड नहीं करूंगा, तो मतलब ये मैं इस चीज को भूल जाऊं कि मतलब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस की तरफ लेके चला जाऊंगा। बिकॉज इट्स अ जनरल थिंग कि एक जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, एम्प्लॉइज आर माई एसेट। ठीक है, मैं जितनी भी सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ, मैं जितना भी प्रॉफिट जनरेट कर रहा हूँ, मैं इन एम्प्लॉइज की वजह से ही कर रहा हूँ, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो द फर्स्ट थिंग इज कि मैं मोटिवेट उनको किस तरह से करूँ। देयर आर सेवरल वेज टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज। मैं उनको इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं उनको जी बोनसेस ही दे रहा हूँ, या मैं उनको पिकनिक्स करवा रहा हूँ, या मैं उनको डिनर्स करवा रहा हूँ। यू कैन सी कि मैं एक अगर वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन की बात करूं, शाबाश क्या काम किया यार आपने, वंडरफुल, दिस थिंग विल आल्सो मोटिवेट माय एम्प्लॉय। ये चीज भी मेरे एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकती है ना। वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन जो होते हैं, ये भी तो मोटिवेट कर रहे हैं। हम देखते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, हम देखते हैं स्पेशली इन हॉस्पिटल्स के, हम देखते हैं कि वॉल के ऊपर लगा हुआ है एक फ्रेम एंड लिखा हुआ है वहां पे कि एम्प्लॉय ऑफ द वीक या एम्प्लॉय ऑफ द मंथ। बेसिकली अब हो क्या रहा है कि उसको हजारों लोग देख रहे हैं। मतलब इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय मोटिवेट हो रहा है, और वो फिर आगे के लिए मजीद एफर्ट करेगा। ठीक है, तो मैं मोटिवेशन के लिए काम कर रहा हूँ। स्किल की, मैं स्किल्स की उसके बात करूँ कि मैं किस तरह से उसके स्किल्स को पॉलिश कर सकता हूँ, उसके स्किल्स को बेहतर बना सकता हूँ। इट्स ऑल्सो कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं उसको डिफरेंट ट्रेनिंग्स के थ्रू, या मैं उसको डिफरेंट न्यू टास्क के थ्रू उसको उसको एक उसके स्किल्स को पॉलिश कर रहा हूँ। आई जस्ट एनालाइज, आई जस्ट आइडेंटिफाई कि ये क्या कर सकता है। अब ये जो कर सकता है, अब मैं उसके अकॉर्डिंगली ही उसको जॉब्स या उसको ड्यूटीज असाइन कर रहा हूँ, उसको टास्क असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये एक चीज होती है। अच्छा, उसके बाद मैं उसके ऊपर वर्कलोड इतना ही डालूं कि जितना वो उसको अफोर्ड कर सके, जितना उसको बर्दाश्त कर सके, बेयर कर सके। मैं उसके ऊपर उससे ज्यादा बोझ ना डालूं। अदरवाइज क्या होगा कि वो उसकी एफिशिएंसी, वर्क एफिशिएंसी उसकी कम होती जाएगी। एंड आफ्टर दैट फिर मैं ये ब्लेम कराऊंगा कि यार ये तो किसी काम का ही नहीं है, आई जस्ट वेस्टेड माई मनी एंड टाइम ऑन दैट पर्सन। तो बेसिकली द थिंग इज कि मैं किस तरह से इस चीज को एनालाइज करूंगा। नाउ the second P is the products. Satisfied customers because of better quality goods or services. प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करते हैं ना, मतलब मैं जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मैं सर्विसेज के ऊपर काम, मैं आइदर आई एम वर्किंग ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड, आइदर आई एम वर्किंग ऑन द सर्विसेज सेक्टर, और इन अ रिटेल सेक्टर। द थिंग इज कि मैं मेरी सर्विसेज या मेरी प्रोडक्ट्स किस क्वालिटी की है। कस्टमर मेरे पास रिटर्न उसी वक्त ही आएगा जिस वक्त वो मुझसे सेटिस्फाई होगा। As I said earlier, the employees of my organization are my asset. As same, the customers are also my asset. भाई मैं तमाम चीजें अच्छी करके चल रहा हूँ, और मेरे पास अगर कस्टमर ही नहीं आ रहा, तो मैं क्या बिजनेस कर रहा हूँ?
मतलब बिजनेस करने का तो मेरा मकसद ही फॉत हो गया। तो द थिंग इज कि मैं किस तरह से अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर से बेहतर बना के ये कस्टमर्स को अपनी सर्विसेज बेहतर दे के मैं अब उनको सेटिस्फाई करके अपनी तरफ लेकर आ सकता हूँ। उसके अंदर डिफरेंट टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज यूज होती है, बट दैट्स नॉट आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज फॉर जस्ट द कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। ठीक है। नाउ द थर्ड पी इज the processes: faster, more flexible, leaner and ethical in organization processes, organizational learning। कि जितने भी processes मेरी organization में मौजूद है, from hiring of the employee, उसके बाद वो वहाँ पे काम कर रहा है, किस तरह से मेरे तमाम प्रोसेसेस चल रहे हैं। मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड बिजनेस से बिलोंग करता हूँ, मेरे रॉ मटेरियल्स की परचेजिंग से लेके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना एंड डिलीवर इट टू द कस्टमर। ऑल द प्रोसेसेस, हाउ मच दीज प्रोसेसेस आर फास्टर एंड फ्लेक्सिबल, कि जिसमें तमाम चीजें एडजस्ट हो रही हैं और किस हद तक जो है लर्निंग हो रही है एम्प्लॉयज की। अच्छा, द मेन थिंग इज कि यहाँ पे एक लर्निंग की बात बहुत ज्यादा आ रही है कि मैं किस तरह से अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ कि लाइक मैं कोई अगर न्यू टेक्नोलॉजी अगर मैं कोई अपने पास अगर इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, तो अब किस तरह से मैं उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने से पहले या करने के बाद में अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करूँ। If I'm not provide the sufficient training to my employees, it's obvious that technology is failed in my organization। क्योंकि जब उसको उसको यूज कौन करेगा? मैं किसी सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ या मैं किसी, मैं जैसे कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी इक्विपमेंट या मशीनरी को मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रहा हूँ, तो मैं किस तरह से एम्प्लॉयज को उसको यूज करने का तरीका तो समझाऊं ना, सिखाऊं, उनको ट्रेनिंग्स तो प्रोवाइड करूं ना। तो दैट्स द थिंग कि मैं किस तरह से इन तमाम चीजों को देख रहा हूं और इन तमाम चीजों को हैंडल कर रहा हूं। सो ये जो पीस हम यहाँ पे देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ये पीस एक बहुत मतलब एक बहुत अहमियत है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक लर्निंग के प्रोसेस हो गया या एक डेवलपमेंट का एक प्रोसेस हो गया। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट्स रिक्वायर्स द इम्प्रूवमेंट, ऑलवेज इम्प्रूवमेंट, इट रिक्वायर्स ऑलवेज इम्प्रूवमेंट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हम लास्ट पी की बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। लेस वेस्टफुल, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल रिसोर्सेस। एफिशिएंसी, हम एफिशिएंसी की बात करते हैं। व्हाट एफिशिएंसी इज, वी डिस्कस्ड सेवरल टाइम्स। और एफिशिएंसी को हम बार बार हर जगह डिस्कस कर रहे होते हैं कि मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, कि मैं किस तरह से अब उस इनपुट्स के अंदर या उन रिसोर्सेज के अंदर कोई से भी रिसोर्स आ सकता है। हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्स भी हो सकता है, हमारा टेक्निकल रिसोर्स भी हो सकता है, हमारा टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स भी हो सकता है, हमारा टाइम भी हो सकता है। टाइम इज आल्सो यूज्ड एज अ रिसोर्स बाय मैनेजर्स। मतलब ये तमाम हमारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज कर रहे हैं कि कम से कम रिसोर्सेज के अंदर हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट कर रहे हैं, बट क्वालिटी। यू कैन सी, हमने प्रोडक्ट की बात करी ना, बेटर क्वालिटी। तो मैं किस तरह से एक ये कह सकता हूं कि मैं इन तमाम प्रोसेसेस को बहुत इजीली जो है रन कर रहा हूं और ये एक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट की तरफ मैं इन तमाम को लेके जा रहा हूं। सो दीज ऑल आर द पी 4P साइकिल ऑफ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। यू कैन सी द एरोज कि पीपल से प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, बिकॉज पीपल, लोग यानी एम्प्लॉयज जो है उस प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, वो उन तमाम प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद वो प्रोडक्टिविटी जो भी आ रही है, पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज की ग्रोथ की भी बात आ गई, ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट की बात भी आ गई, यूज ऑफ रिसोर्स की बात भी आ गई, एंड आफ्टर दैट इट अगेन कनेक्ट विद द पीपल। यू कैन सी, ठीक है। ये इस तरह से जो है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है इसका चलता रहता है। अच्छा जी, challenges for today's organization or in this competitive era
ऑर्गेनाइजेशन फेसेस सो मेनी चैलेंजेस, और अगर वो उन चैलेंजेस को ओन नहीं करते, उन चैलेंजेस को फेस नहीं करते, तो दे बिकम लेस सक्सेसफुल, और और वी कैन से दे बिकम अनसक्सेसफुल। ठीक है, वी हैव सेवरल चैलेंजेस जो कि अभी हम आगे वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू इनका अगर आपको यहाँ पे अगर दूं, तो हम अगर देखते हैं इसमें, you can see the first thing is globalization and the culture. ग्लोबलाइजेशन हम बहुत बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन हो गई है। और अब अगर मैं ग्लोबलाइजेशन की एक इकोनॉमिक वे में अगर एक हम छोटी सी अगर इसकी वन लाइन डेफिनेशन अगर देखते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन इज लाइक द ट्रीट होल वर्ल्ड एज वन मार्केट। ठीक है, कि मैं किस तरह से, अब मैं अगर ये देखता हूँ कि मैं अगर कोई प्रोडक्ट अगर यहाँ पे अगर उसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, तो वो एक दूसरे कॉन्टिनेंट में किस तरह से सक्सेसफुल हो सकती है। आई जस्ट एनालाइज द मार्केट, इस चीज को एनालाइज कर रहा हूँ। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन में हम इस चीज को देख सकते हैं। अच्छा, कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम कल्चरल ग्लोबलाइजेशन की बात करें, लाइक इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ फूड कंजम्पशन, फूड कंजम्पशन की अगर हम बात करते हैं कि एवरी सोसाइटी इज डिफरेंट, everyone have their own unique diet or taste. Cultural globalization of food is like or we can say कि has been promoted by fast food. अब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा प्लीज। टेस्ट के हवाले से अगर बात करते हैं या फूड कंजम्पशन की बात करते हैं कि एवरी कंट्री, इवन एवरी सिटी हैव डिफरेंट फूड कंजम्पशन। ठीक है, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट में इसको लेकर आए, तो हम ये कह सकते हैं ना कि एक ग्लोबलाइजेशन कल्चरल ग्लोबलाइजेशन में एक फूड कंजम्पशन में एक फास्ट फूड को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया, फास्ट फूड को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया। एंड इफ वी टेक द एग्जांपल, वी हैव द मैकडॉनल्ड्स। ठीक है, इट्स कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, इसमें अगर हम ये देखते हैं कि यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, you find the same taste. Yes, there is a difference of some like the meat. अब जैसे कुछ changes या कुछ religious things हमारे पास आ जाती हैं, like when McDonald's opened in India, you know कि इंडिया में मतलब एक काउ मीट को खाना मतलब वो पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ रिलीजियस उनके जो मतलब जो भी मसले मसाइल हैं, सेम लाइक अस। तो अब वहां पे एक जो बीफ बर्गर था वो तो यू नो के सक्सेसफुल नहीं हो सकता था, सो दे लॉन्च्ड द फिश बर्गर देयर। दैट्स द न्यू थिंग फॉर द पीपल। सेम लाइक अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि यूरोप में अगर कोई बहुत ज्यादा एक पोर्क मीट बर्गर अगर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है, तो यू नो कि पाकिस्तान में नहीं चल सकता, बिकॉज इट्स हराम फॉर अस। इस्लाम में मतलब पोर्क मीट जो हमारे लिए हराम है। तो एक ये चीज एक आ जाती है। अदरवाइज अगर हम देखते हैं तो एक फास्ट फूड का जो कॉन्सेप्ट था, एक इट्स अ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि एक हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट के कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं, जैसे हमने अभी इस जगह पे बात की थी प्रोडक्टिविटी के अंदर कि लेस वेस्टफुल, मोर efficient use of all resources, use all the resources without wasting any of them, produce a high quality product in a low cost. ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं कि मैं एक बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रहा हूं, मैं लो कॉस्ट उसके ऊपर इनकर्ट कर रहा हूं, मैं उसके प्राइजेस उसके इस तरह से रख रहा हूं कि मैं मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर काम कर रहा हूं। I just focus on the quality, not on quantity. कि मैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अब इसके लिए होगा क्योंकि मुझे डिफरेंट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनको मुझे अडॉप्ट करना पड़ेगा, एजिलिटी की तरफ चले जाऊंगा, दैट्स अनदर टॉपिक, कि मैं हाई क्वालिटी और लो कॉस्ट की तरफ जाऊंगा। अच्छा, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं, वी हैव सो मेनी स्टेक होल्डर्स लाइक आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आवर सप्लायर्स, आवर वेंडर्स, और हम इसमें अपने कस्टमर्स की बात कर सकते हैं, इवन एम्प्लॉयज की बात कर सकते हैं कि वो तमाम लोग, वो तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ इन्वॉल्व हैं
एंड उनकी इन्वॉल्वमेंट के बाद हम अपने तमाम प्रोसेसेस को सक्सेसफुली रन करके अपने बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, रैपिड पेस ऑफ चेंज की अगर हम बात करते हैं कि मैं किस तरह से जो चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड या उस सेम एक कंट्री के अंदर बिजनेस के अंदर जो आ रहे हैं, अब मैं उन चेंजेस को किस तरह से एक जो है एब्जॉर्ब कर रहा हूँ या एक्सेप्ट करके मैं अपने बिजनेस के ऊपर वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनको इन डेप्थ अगर देखना स्टार्ट करते हैं कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। The first is changing social and cultural environment. The changing social and cultural environment. अच्छा, इसकी अगर हम बात करते हैं कि absorb the environment you live in socially. अब मैं उस environment में जिसमें मैं रह रहा हूँ या मैं जिस उस organization की अगर मैं बात करता हूँ कि जिस organization के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह से उस environment के अंदर एक absorb अपने आप को कर रहा हूँ। Because you can see that every organization have different people who have different cultures. अगर हम बात करते हैं कि मैं अगर दुबई की बात करूं कि वहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आके काम कर रहे हैं, different cultures हैं, different languages हैं, different behaviors हैं, और वो किस तरह से उस जगह पे आके काम कर रहे हैं, वो किस तरह से वहाँ की environment में absorb अपने आप को कर रहे हैं, manage कर रहे हैं और उसके कल्चर में अपने आप को ढाल रहे हैं। तो बेसिकली ये एक चेंज जो है मुझे एक्सेप्ट करना है। द नेक्स्ट इज डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स एंड वेलबींग। डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो यू कैन सी कि ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स इन्वॉल्व्स द सम प्रिंसिपल्स, सम गाइडलाइंस, norms which are developed by the organization. अच्छा, अब इसमें ये बात है कि अब एम्प्लॉयज अपनी जॉब्स को किस तरह से परफॉर्म करेंगे एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, एक चीज हम इसके अंदर ये देख रहे होते हैं। अच्छा, दे हाउ दे डू देयर जॉब इन एन एथिकल वे। ठीक है, अच्छा, ये तमाम जितनी भी एफर्ट्स की जा रही हैं, तमाम जितने भी काम किए जा रहे हैं, ये एक पॉजिटिव बिजनेस आउटकम के लिए कि एट द एंड आई जस्ट गॉट द पॉजिटिव रिजल्ट, कि मुझे एक रिजल्ट जो है मुझे एक पॉजिटिव मिले। ऐसा ना हो कि मैं तमाम एफर्ट्स कर लूं, तमाम काम कर लूं, एट द एंड द रिजल्ट इज जीरो। नो, मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। दैट्स व्हाई मैं इन तमाम चीजों पे काम कर रहा होता हूं। अच्छा, आफ्टर दैट इंक्रीजिंगली डाइवर्स वर्कफोर्स। मैं अगर वर्कफोर्स के हवाले से अगर बात करता हूं तो मींस के similarity and difference among employees in term of age, their culture, physical abilities, disabilities, races, gender, religion, ये तमाम मतलब एक आ गए कि जिसको मैं एक डेमोग्राफिकली मैं इसको देख रहा हूँ। बिकॉज यू नो दैट के नो टू ह्यूमन बींग्स आर अलाइक, दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते। Yes, their religions are same, their races are same, but their mindset are not same. वो हमेशा अलग होगा। तो एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी के अंदर या एक मल्टीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वी फाइंड सो मेनी डिफरेंट पीपल। हमने जैसे बात करी कि उनके जेंडर, उनकी रेसेस, उनकी एजेस, उनकी क्वालिफिकेशन। अच्छा, उसके बाद हम अगर उसके अंदर मजीद अगर देखते हैं उनकी फिजिकल एबिलिटीज, उनकी डिसेबिलिटीज की बात करें, तो ये तमाम जो चीजें हैं, इन तमाम चीजों को हम अपने सामने रख रहे होते हैं। अच्छा जी, द नेक्स्ट इज इवॉल्विंग ग्लोबल एनवायरनमेंट, कि जिस तरह से एक डिफरेंसेस आ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस आ रहे हैं, या ग्लोबली एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, मैं किस तरह से उसके साथ कोप अप कर रहा हूँ, मैं किस तरह से उसके साथ चल रहा हूँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है। अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल डिफरेंसेस,
जो ग्लोबल डिफरेंसेस की अगर हम अगर बात करते हैं कि किस तरह से जो है एक डिफरेंसेस जो हमारे पास आ रहे हैं, मैं उन डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, मैं किस तरह से जो है एक तमाम चीज़ों को मैनेज कर रहा हूँ। मैं किस तरह से इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करता हूँ। जो स्ट्रेस की अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, मैं किस तरह से उस स्ट्रेस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद एक ये चीज़ आती है कि जो एक इश्यूज जो टेक्नोलॉजिकल हवाले से मुझे आ रहे हैं, मैं किस तरह से उनको एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ग्लोबल लर्निंग, जो नई चीज़ें मेरे पास आ रही हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस जिनको एडॉप्ट कर रही है, किस तरह से एम्प्लॉयज़ उन चीज़ों को देख रहे हैं, या ग्लोबली जो चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उन चेंजेस को एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद हम बात करते हैं एडवांसिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कि किस तरह से एक टेक्नोलॉजी जिस तरह से ऊपर की तरफ जा रही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हम बात करें लाइक आईटी वगैरह की, और जिसमें डिफरेंट मल्टीपल एडवांस्ड लेवल के सॉफ्टवेयर सिस्टम्स की बात करें। मैं अगर बात करता हूँ एक छोटी सी ईआरपी सिस्टम, जो इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग की हम बात करते हैं, हम अगर उसको देखते हैं कि मैनी ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट दैट सिस्टम, तो अब किस तरह से उस टेक्नोलॉजी को ऑर्गेनाइजेशन एडॉप्ट कर रही है, बिकॉज वो एक बहुत ही कॉस्टली और एक टाइम टेकिंग सिस्टम है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को उसको मैनेज करना है, अपने ट्रेनिंग्स के एम्प्लॉयज के ऊपर भी फोकस करना है, और एडवांसिंग की तरफ जाना है, एडवांसमेंट की तरफ जाना है। अगर उसको ग्लोबली एक या मार्केट के अंदर अगर इन रहना है, तो उसको इन तमाम चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है। ये एक मतलब एक बहुत ही ज़्यादा एक जिसे कह सकते हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे पास मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद आईटी, क्रिएटिविटी एंड ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, क्रिएटिविटी लाइक जैसे हमने बात करी थी, एक कॉन्सेप्चुअल स्किल्स के अंदर हमने बात करी कि इनोवेशंस की तरफ अब जा रहे हैं ना सब। मतलब अगर हम देखते हैं कि एक मीडिया का एक बहुत बड़ा एक रोल आ गया है, डिफरेंट एक जिसे कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजीज मार्केट के अंदर आ गई हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से उन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रख के अब उनको अडॉप्ट करने की एक कोशिश कर रही हैं, या कोशिश उनको करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें कुछ इस तरह से होते हैं कि कुछ चैलेंजेस एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं और कुछ नहीं किए जाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि अपॉर्चुनिटीज, जैसे हम शॉर्ट के अंदर देखते हैं ना, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटीज स्ट्रेंथ्स, के मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं कि अगर मैं उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल कर लूं, तो मैं सक्सेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता हूं। ठीक है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज बहरहाल मौजूद होती है। सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर वो टेक्नोलॉजी की को अडॉप्ट करने के लिए जाएंगे, तो वो सक्सेस की तरफ जाएंगे। एंड इट्स आल्सो अ थ्रेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर वो नहीं गए, तो शायद वो मार्केट से पीछे रह जाएंगे, उनके कॉम्पिटिटर्स उनसे आगे निकल जाएंगे, एंड एट द एंड दे वैनिश फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो मतलब ये एक बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट जो है चीज है। अच्छा, मल्टीपल स्टेक होल्डर, एज वी डिस्कस अर्लियर दैट, कि किस तरह से एक स्टेक होल्डर्स जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, इन विच द एम्प्लॉयज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयज, उसके बाद उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, उनके सप्लायर्स हो गए, अच्छा उसके बाद वेंडर्स हो गए, कस्टमर्स हो गए, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो किस तरह से मतलब वो स्टेक होल्डर्स तमाम मिलके एक उसके ऊपर काम कर रहे हैं, पेज के ऊपर आके, टू गेट द पॉजिटिव बिजनेस आउटकम। अच्छा जी, रैपिड पेस ऑफ चेंज की अगर हम बात करते हैं, रैपिड पेस ऑफ चेंज इन विच द लीगल, टेक्निकल, सोशल, जियोग्राफिकल एंड डेमोग्राफिकल, कि जो चेंज आ रहे हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट कैसे किया जाए। ठीक है, कि एक किसी भी हवाले से हम बात कर सकते हैं कि जो भी कोई भी किस्म का अगर चेंज आ रहा है, उस चेंज को कैसे अडॉप्ट करें, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, अपने आप को उसके साथ कोप अप करें। लीगली भी हो सकता है, टेक्निकली भी हो सकता है, जियोग्राफिकली, लोकेशन वाइज, डेमोग्राफिकली, एज, रेस, जेंडर वगैरह, इस तरह की जो सारी चीजें हो रही होती हैं, ये तमाम भी हो सकते हैं। तो बेसिकली हम किस तरह से इन को जो है एक अपने साथ मतलब एडजस्ट कर रहे होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो है इनको अडॉप्ट कर रही होती है। नेक्स्ट इज स्टिमुलेटिंग इनोवेशन एंड चेंज,
very important. Stimulating innovation engine. Stimulating क्या, like हौसला अफजाई कि if the employee is like कि वो अगर कुछ इनोवेटिव आइडिया लेकर आ रहा है या कुछ दे रहा है तो उसको उसकी हौसला अफजाई की जाए, या ऑर्गेनाइजेशन हैव द अपॉर्चुनिटी टू बी सक्सेसफुल इन एनी इनोवेटिव आइडिया, तो उसकी बहुत ज्यादा पजीराई की जाएगी, उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको हाथों हाथ दिया जाएगा। क्योंकि अगर हम करंट मार्केट सिनेरियो की अगर बात करते हैं तो यही हो रहा है ना कि जो भी एक नई चीज मार्केट में लाई जाती है वो फौरी तौर पे एक्सेप्ट हो जाती है। कोई भी न्यू चीज हम अगर बात करते हैं, लाइक ई कॉमर्स इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, कि लोग इसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, लाइक बिलीव मींस के मींस दैट के एक ट्रस्ट जिसे कह सकते हैं कि नहीं था, बट ग्रेजुअली लोगों का एक ट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ। और अगर हम लास्ट 5-6 मंथ्स में देखते हैं जो पेंडेमिक सिचुएशन चली है, मतलब ई कॉमर्स इंडस्ट्री में कितना हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो करा है, कितना ज्यादा, किस हद तक उस और इस इंडस्ट्री ने ग्रो करा है, और जो लोग इसमें नहीं भी आना चाहते थे अब वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक हम ये कह सकते हैं कि जो भी चेंज है मैं किस तरह से उस चेंज को पॉजिटिव वे में एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैं इनोवेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैं अगर इसकी एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक कि किस तरह से एक कि पैकेजिंग के हवाले से हम बात कर सकते हैं, हम प्राइजेस के हवाले से बात कर सकते हैं, हम उसके डिजाइन के हवाले से बात कर सकते हैं, एनीथिंग दैट इज इनोवेटिव एक्सेप्ट बाय द पीपल। ठीक है, द नेक्स्ट इज हेल्पिंग एम्प्लॉयज बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कि अब मैं किस तरह से जो है एक मैं किस तरह से जो है एक बैलेंस वर्क लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है एम्प्लॉय के एक मतलब, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ कि वर्क प्लेस पे मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा टेंशंस हैं, और एम्प्लॉय हैव नो टाइम फॉर देयर फैमिली। So organization has a responsibility to provide the space ताकि वो अपनी फैमिली लाइफ को इजीली जो है एंजॉय कर सके, इन कॉन्फ्लिक्ट्स को वो इजीली सॉल्व कर सके, उसके ऊपर इतना ही बर्डन डाला जाए जिस बर्डन को वो संभाल सके, उससे ज्यादा उसके ऊपर बर्डन ना डाला जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट इज इंप्रूविंग कस्टमर सर्विस एंड पीपल स्किल्स, कि हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक कस्टमर सर्विस को बेहतर बनाया जाए। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब आजकल की अगर मार्केट की बात की जाए, आजकल के बिजनेस की बात की जाए, तो मतलब एक कस्टमर सर्विस जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें हम बात करें कि एक बिफोर सेल्स एंड आफ्टर सेल्स की बात है, ऑर्गेनाइजेशन हैव द चैलेंज टू डील देयर कस्टमर्स इन अ मैटर वे। क्या कस्टमर को अभी तो मैंने सेल आउट कर दिया है, but what happen if the customer faces any issue? How can the organization resolve their issues, and how quickly resolving the issue? ठीक है, मैं अपने लोगों को इतना स्किल्ड बनाऊं कि वो उस तरह से उन इश्यूज को, उन क्यूरीज को उनकी रिजॉल्व कर सकें। ये तमाम मतलब जो है मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब एक चीज है ये। अच्छा, द नेक्स्ट इज रिस्पॉन्डिंग टू द लेबर शॉर्टेज। अब बात यहाँ पे आती है कि I just received so many orders from the market. Now, it's the responsibility of an organization to provide all the resources, human resources, especially human resources, कि वो किस तरह से इस शॉर्टेज को फुलफिल कर रही है, उस गैप को फिल कर रही है, कि प्रॉपर लोग मौजूद हैं, बर्डन लोगों के ऊपर इतना ज्यादा नहीं है। मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लोगों की, ऑर्गेनाइजेशन की, कि वो उसको जो है मतलब तमाम मसाइल को, इश्यूज को रिजॉल्व करें। ठीक है, एम्पावरिंग पीपल, मोटिवेट द पीपल, लोगों को कॉन्फिडेंस, अपने लोगों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना, अपने एम्प्लॉयज को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना कि भाई आप इस चीज को कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा, यस आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ।
बिहेवियर एक बात करूं एथिकल बिहेवियर के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हम ये चीज कह सकते हैं उसके अंदर बहुत इजीली कि मैं किस तरह से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जो है काम कर रहा हूँ, मैं किस तरह से लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ, एक दूसरे की रिस्पेक्ट हम करें, ऑर्गेनाइजेशन रिस्पेक्ट करे, उसके बाद ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, एक कोई इक्वलिटी है, ठीक है, राइट्स की अगर हम बात करें कि जो एम्प्लॉयज राइट्स हैं उनको हम ख्याल रख रहे हैं, उन राइट्स को हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये एक तमाम जो है बहुत ज्यादा एक अहमियत रखती है ये चीज, एक बहुत ज्यादा ये एक इम्पोर्टेंट रख रही होती है। तो ये बेसिकली तमाम जो है कुछ हमारे पास जो है चैलेंजेस होते हैं कि जो भी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या मैनेजमेंट के लिए होती हैं कि जिनको हमको इसको देखना पड़ता है।